स्टार्ट इव्हेंट केलं ना? ओके. हा हा ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल, चालेल. पीपीटी नाही दिसत आहे पण. ओके, एक मिनिट. हा आता दिसतात. आली? हा ओके. आलंय. हो चल. ओके. 1-2 मिनिटं फक्त लोक जॉईन होतात. तेवढं होऊ दे. मग आपण सुरू करू. ओके. तोपर्यंत हो पाणी ठीक पिऊन घ्या आहे. छान. कारण परत पुढे 1 तास पाणी प्यायला नाही मिळणार ना. पाच मिनिट एक्सटेंड झालं तर चालेल ना? म्हणजे असं हो, काही चालेल, प्रॉब्लेम चालेल. नाही काही आहे प्रॉब्लेम ना? नाही. काहीच इश्यू नाही. तुम्हाला पाहिजे तेवढा वेळ घेऊ शकता. ठीक. Okay. Can we start? हा चालेल. Hello all, welcome on the platform of Vedayu Online once again on the 8th day of Navratri with 8th Durga, Dr. Meenakshi Bagal. Warm welcome on the platform of vedayuonline.com, madam. And about ma'am is assistant professor in the Global Ayurveda College, Rajkot, as well as 10 years of experience in treating variety of female disorders, as well as ma'am has a very big awardee personality, as she won many I think so best thesis award, as well as in dance, in singing, in painting. So I got many talented doctors in my platform. सो काय म्हणतात ते, अजून एक हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व आज माझ्या इथे आलेलं आहे. सो मॅम, वेलकम ऑन द प्लॅटफॉर्म. अँड if anyone want to ask question, then please keep it on a chat box, and ma'am, dice is yours. And at the end we'll do a nice sum up of Navratri. So ma'am, dice is yours now. थैंक यू डॉक्टर चंदा. एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया है वेदायु ऑनलाइन ने, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है आप सबसे मिलने का, और आप सबको थोड़ा सा कुछ आयुर्वेद या फिर उसके बारे में थोड़ा जागरूक करने का. नमस्कार. जैसे कि मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा मैं बताती हूँ. बहुत बार ऐसे होता है कि लेडीज जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है, लेकिन ब्रेस्ट जो है या फिर उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हिचकिचाहट होती है उनमें. तो इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम देखते हैं. और सभी को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ. आज नवमी है. सब लोग, मैं आशा करती हूँ कि सब लोग नवरात्रि व्रत कर रहे होंगे, उपास कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, मंत्र पठन कर रहे होंगे. और लेडीज जो है वो इसमें थोड़ा सा आगे दिखती है. अब पूजा करने के लिए शक्ति का जो स्वरूप है वो माँ दुर्गा है. तो उसके लिए हम एक श्लोक बोलते हैं. बहुत बार लोगों को मालूम होगा, दुर्गा कवच जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा ये जो श्लोक मैंने यहाँ पर लिखा है, स्तनौ रक्षेत महादेवी मन शोक विनाशिनी. अब इसमें हम जब दुर्गा कवच पढ़ते हैं तब हमारे जो सारे ऑर्गन्स है उनका रक्षण कर. हे देवी, हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं उनका रक्षण कर. और उसमें से एक सेंटेंस ये है कि स्तनौ रक्षित महादेवी. महादेवी बोला है ना, देवी को जो है महादेवी के नाम से बोला गया है, और स्तनों को रक्षण करने के लिए बोला है. और मन शोक विनाशिनी, ये दोनों शब्द स्तन के साथ जुड़ते हैं. वो हम आगे देखेंगे कि मन का शोक जो है
वो कैसे हरण करती है, दुर्गा हरण करती है या हमें उसके लिए कुछ प्रयत्न करना है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि ये शक्ति का उत्सव है, शक्ति का हम पूजा करते हैं, तो आशा करते हैं आगे हमें भी माँ भगवती शक्ति दे हमारे आरोग्य प्रति जागरूक होने की। तो इसको जनरल लैंग्वेज में स्तन बोलते हैं, संस्कृत में भी स्तन ये शब्द आया है, हमारे आयुर्वेद में भी आया है, और इंग्लिश में ब्रेस्ट, और ये मेडिकल लैंग्वेज में मैमरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ग्लैंड्स है ये एक ऑर्गन जो जितना हमें मालूम है कि हम जितना सुंदरता के ऊपर ध्यान देते हैं, फिगर के ऊपर ध्यान देते हैं, नहीं हमारी फिगर वो वैसी होनी चाहिए 36, 28, 36 वगैरह वगैरह, तो उसमें इतना ही रोल है क्या सच में? इसका जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसका रोल बस दिखने के लिए है क्या? तो ऐसा नहीं है। निसर्ग ने या नेचर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे शरीर में बनाया कि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है सभी को मालूम है, वो फंक्शन कौन सा है? तो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है वो ये मेमोरी ग्लैंड्स करते हैं। तो फंक्शन ये सबको जनरल मालूम है। तो दूध जो है बन कहाँ रहा है? यही पर है ना, मेमोरी ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स होती है, छोटे लोब्यूल्स होते हैं, वहां पर ये बनता है। और इसमें हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स कौन से काम करते हैं? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अभी 8वां दिन है, अभी ये वुमन हेल्थ के ऊपर चल रहा है वेबिनार सीरीज, तो इसमें आपने बहुत बार सुना होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में, या फिर पीसीओएस के बारे में, वो यूट्रस के ऊपर कैसे एक्शन करता है। तो साथ में यूट्रस और ब्रेस्ट, ये दोनों के ऊपर यही दोनों हार्मोन्स जो है मैक्सिमम काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट कब होता है? जब डिलीवरी होती है तब। ऑक्सीटोसिन का काम जो है मेनली न्यूरोलॉजिकल है, जैसे बच्चे का आवाज सुनती है माँ, है ना, बच्चे का स्पर्श उसको होता है, तो अपने आप से उसके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है पोस्टीरियर, वहां से ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेटिंग जो है वो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, और उसी से दूध जो है बाहर निकलने का काम होता है। मतलब दूध बनाने का काम, सिक्रेशन का काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है वो। तो ये ऑक्सीटोसिन एट अ टाइम यूट्रस पे भी काम करता है। जैसे डिलीवरी होती है तो यूट्रस को पूर्ववत लाने के लिए, है ना, नॉर्मल पोजीशन, 9 महीने तक वो एक्सपांड होता है यूट्रस, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। तो जितना आप अच्छे से दूध पिलाओगे उतना वो यूट्रस जो है इन्वोल्यूशन, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है अपने नॉर्मल लेवल पे जाने का काम होता है। अगर ये इंपॉर्टेंट काम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आगे पूरी फीमेल लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है मेंस्ट्रुअल, वो मेंस्ट्रुअल है या हार्मोनल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हो सकती है। तो इसीलिए आचार्य ने, चरक ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया है कि गर्भिणी को कैसे रहना चाहिए, और पोस्ट पार्ट जैसे सूती का अवस्था है ना, डिलीवरी के बाद की जो अवस्था है, उसमें कौन सी केयर लेनी चाहिए दोनों में। अब ये बनता कैसे, ये डेवलप कैसे होता है? हाँ, जब भी बेबी होते हैं, मतलब स्त्री है या पुरुष है, कोई भी 9-10 साल तक दोनों में जो ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं सेम ही डेवलप होते हैं, तब तक उनका न्यूट्रिशन वगैरह सेम होता है और उस पे। लेकिन जब प्यूबर्टी होती है, मतलब 12 साल के बाद, 11 साल के बाद, ये जो हार्मोन्स है वो फीमेल्स में ज्यादातर एक्ट करते हैं, और उस वजह से इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब ये थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देखा हमने, लेकिन जैसे कि ये डिसऑर्डर्स और कैंसर अगर आपको समझना है, थोड़ा सा एनाटॉमी भी हम इसका समझ ले। बहुत बार ऐसे होता है, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, तो ये थोड़ा इग्नोर टॉपिक है, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर इसकी एनाटॉमी अच्छे से जानोगे तो आप खुद ब खुद घर पे ही एग्जाम करके आप खुद के हेल्थ के प्रति थोड़ा सा हेल्प खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है इस डायग्राम में ब्रेस्ट का एक वर्टिकल, मतलब हम लैटरल व्यू से देख रहे हैं, साइड से हम देख रहे हैं। इसमें जो पीले कलर में दिया है वो फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू, और उसमें जो पर्पल कलर का है वो लोब्यूल्स है। जैसे दुग्ध जहां बन रहा है, मिल्क जहां बन रहा है, वो जो है वो ग्लैंड्स पर्पल कलर से दिखाई गई। और ये बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? दुग्ध वाहिनियां, है ना, उसको डक्ट्स बोलते हैं, मिल्क डक्ट्स। और निपल के द्वारा, और उसके साइड में जो ब्लैकिश एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं। तो इसके द्वारा बेबी जो है वो दूध अपने
मुंह में लेता है। तो ये जनरली सबको मालूम है। और यहाँ पर जो चेस्ट रीजन पे मसल है, पेक्टोरालिस मसल, उसके ऊपर ये रहता है। और ये जो ग्लैंड है इसमें बहुत सारा फैट रहता है, फैटी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो है वो येलो कलर में दिखा है। और इसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, लाल कलर की जो आर्टरीज है, शुद्ध रक्त, जैसे इसको डेवलप करना है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इसमें पहुंचाना है। तो इसमें इसमें कौन किसके द्वारा ये हार्मोन्स आते हैं? तो शुद्ध ब्लड के द्वारा, है ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा आते हैं, शुद्ध रक्त के द्वारा। और इसमें से जो कुछ भी अशुद्ध है, मतलब जो हमारे शरीर के काम में नहीं है, वो निकालने का काम कौन कर रहा है? वेन्स। और एट ए टाइम इसमें बहुत एक एक्स्ट्रा जो है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में, तो लिम्फ का भी एक इम्पोर्टेंट, लिम्फ वेसल्स का भी एक इम्पोर्टेंट काम है। लिम्फ भी एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि इम्यूनिटी में या फिर कोई इन्फेक्शन है उसमें अगर माने फेंकने लायक जो कचरा है वो लेके जाने का काम कौन करता है? लिम्फ। तो ये 3-4 चीजें आपको अगर मालूम होगी तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर डेंजरस है या फिर आगे जाके हमें इसका फायदा होगा। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर, एक तो लोब्यूल, एक डक्ट और फैटी टिश्यू। मसल के ऊपर ये फ्रीली मूवेबल ग्लैंड होती है और इसको पकड़ के कौन रखता है? तो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, कपड़े के जैसा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर, है ना। लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से ये सपोर्ट करता है। ये एक ग्लैंड है, जैसा कि हमने देखा, ये स्टोर करेगा मिल्क को और जब भी बेबी की नीड है उसके हिसाब से ये बाहर निकालता है। तो ये एक जनरल आइडिया आ गई। अब हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर मालूम हो गया, नॉर्मल फंक्शन भी मालूम हो गया, लेकिन कभी कभी ये फंक्शन करते करते इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मतलब डिसीज बोल सकते हैं, व्याधि बोल सकते हैं उसको। तो ये एक कॉमन मिलता है मस्टाइटिस, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं। लैक्टेटिंग वूमन, जैसे दूध पिलाने वाली जो माँ होती है, और फर्स्ट टाइम मदर्स में ये ज्यादातर दिखता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर्स को थोड़ा आइडिया नहीं होता कि दूध पिलाना कैसे है या पकड़ना कैसे, लैचिंग कैसे करवाते हैं, ये सब मालूम नहीं होता। इसकी वजह से कुछ क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं और उसमें से कुछ इन्फेक्शन जाता है। तो मस्टाइटिस ये जो है, इसमें सीवियर पेन होता है और इतना ज्यादा पेन होता है कि माँ इतना परेशान हो जाती है कि बच्चा क्यों हो गया मुझे, ऐसा ऐसा इतना तक फीलिंग उसको आता है। इसमें पेन बहुत सीवियर होता है। इससे अच्छा अगर आपको ये ना हो, है ना, मास्टाइटिस जो है, इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। अगर वो पेन वो सहन नहीं कर पाई लेडी, कोई भी, मेरे पास बहुत 2-3 लोग ऐसे आए थे कि उनको ऐसे लग रहा था ये डिलीवरी क्यों हो गई, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों ऐसा दुख रहा है, और ये कैसा दांत चबाता है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं लेडीज जो है। तो ये ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले से ही, जैसे 9th मंथ में ही, डिलीवरी होने से पहले ही, वो निपल जो है उसको थोड़ा सा आपको मसाज करते रहना है, क्लीन करते रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है। और जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करते हो तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है, और दोनों साइड पे अल्टरनेट आपको बेबी को फीड कराना है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड को किया है दोपहर में तो दूसरे टाइम लेफ्ट साइड को करना है। एट ए टाइम लेफ्ट साइड को अगर लिया है तो पूरी तरह से उसका पेट भरने तक आपको लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर ही उसको फीड कराना है, ऐसे नहीं बीच में से निकाल के आप राइट ब्रेस्ट में दे दो। तो उसका पेट भरने तक आपको एक ही ब्रेस्ट पे देना है। फिर नेक्स्ट टाइम उसको जब भूख लगती है तो दूसरे पे, वो आपको ध्यान रखना है ना, कोई दूसरा नहीं याद रखेगा कि ये तुमने कैसा किया, ये ऐसा किया, तो ये आपको खुद ध्यान रखना है। अब ये जो हमने देखा इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है, ये तो जनरली पोस्ट डिलीवरी, मतलब सूतिका में देखा जाता है। अब ये जो डिसीजेस आते हैं, बेनाइन ब्रेस्ट डिसीजेस, ये आपको कहाँ मतलब पोस्ट डिलीवरी, जिसकी प्यूबर्टी के बाद भी दिख सकते हैं, जिसके डेवलप हो गए हैं ब्रेस्ट, जो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो गए, उसमें ये बेनाइन ब्रेस्ट डिसीजेस आपको दिख सकते हैं। तो ये बेनाइन मतलब क्या है? तो जो ज्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब रिजॉल्व हो जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी या अपने आप से रिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये रिजॉल्व हो जाते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं।
कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं, मतलब नॉन डेंजरस, हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि ये नॉन डेंजरस होते हैं। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अभी तक 2-3 लोगों ने बताया है कि क्या होता है एग्जैक्टली उसमें, कि ओवेरियन जो एंडोमेट्रियम है वो कैसे डेवलप होता है, ओवरीज कैसे डेवलप होती है, फॉलिकल्स कैसे डेवलप। तो उसी समय यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल फेज आती है, जब ब्लीडिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, उसके 5 से 6 दिन पहले आपको ब्रेस्ट में हेवीनेस जो फील होता है ना, पेन लगता है, अनकंफर्ट होता है। पेन मतलब इतना ज्यादा पेन नहीं होता क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि इसमें पेन मतलब हेवीनेस, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कपड़े हैं अपने टाइट होने लगते हैं। हर महीने आप चेक करोगे मेंस्ट्रुअल होने के बाद कपड़े लूज हो जाते हैं, और जैसे पीरियड्स आने के पहले 4-5 दिन वो टाइट होने लगते, तो ये इतना मेजर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक मस्टाल्जिया, ठीक है, जो पेन है लेकिन हम सहन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक मस्टाल्जिया। दूसरा जो है नॉन साइक्लिकल, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ रिलेशन ही नहीं होता इसका, कभी भी हो सकता है। अब मैंने जैसे बताया एनाटॉमी, उसमें एक पेशी होती है पेक्टोरलिस मेजर नाम की, तो उस पेशी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी आपको पेन हो सकता है ना। या फिर रेट्रोमेमरी स्पेस है, डीप फेशिया में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें आपको पेन हो सकता है। तो ये नॉन साइक्लिक मस्टाल्जिया जो है वो एनी टाइम कभी भी हो सकता है, और उसकी जो कॉजेस है इंजुरी या फिर कोई अलग ऐसे उसके कॉजेस हो सकते, किसी भी कारण से, जैसे सीट बेल्ट, आप गाड़ी चला रहे हो और सीट, फैटी वुमन में ज्यादातर देखा जाएगा कि इंजुरी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से आपको पेन होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए उसको नॉन साइक्लिकल मस्टाल्जिया बोलते हैं। और ब्रेस्ट लम्प्स है ना, ब्रेस्ट लम्प्स, हर एक लंप जो है, गांठ जो है, वो डेंजरस नहीं होती है, वो ट्रीटेबल होती है। वो हम देखेंगे कि ब्रेस्ट लम्प्स भी बेनाइन में आता है। तो बहुत बार जैसे मैंने अभी बताया, पेन है, स्वेलिंग है, साइकिल से रिलेटेड है ना, साइकिल से रिलेटेड लम्प्स भी होते हैं, साइकिल से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 4-5 दिन डिस्कम्फर्ट के साथ साथ कुछ गांठें भी आती है, वो नॉर्मल होती है, वो गांठों में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो बेनाइन नियोप्लाज्म, अब ये थोड़ा सा ये अपन को टेंशन लेने वाली बात है ना। नियोप्लाज्म मतलब नया टिश्यू बन रहा है ना, लेकिन ये कैसा है, ये भी डेंजरस नहीं, ये भी ट्रीटेबल है। इसको बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रस टिश्यू होता है इसमें, और इसकी जो एपिथेलियम है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि फाइब्रो एडिनोमा। अब और एक पॉइंट है जो कि हमने देखा मास्टर्जी जैसे लैक्टेटिंग वुमेन में होता है, तो निपल और पेरी एरियोलर रीजन, जैसे निपल हमने देखा तो उसके पेरीफेरी में जो भी रीजन है वहां पर कुछ पैपिला आ जाए, या फिर कुछ क्रैक्स आ जाए, या कैंसरस कुछ व्रण हो जाए, ऐसी चीजें हो जाती है। तो सारे डिसीज में लम्स होते हैं क्या, ब्रेस्ट के सारे डिसीज में जो है लम्स नहीं होते। अब ये जो नाम लिए है इसमें लम्स होती है, गाठी, लम्स मतलब गाठी। तो सिस्ट है ना, सैक बनती है और उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सिस्ट। गैलेक्टोसिल मतलब दूध की गांठ बनती है। स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस मतलब एडिनोमा के ही टाइप है। फैट नेक्रोसिस मतलब फैटी टिश्यू जो है डैमेज होके वो गांठ बन रही है। साइक्लिकल नोडुलैरिटी, जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 4-5 दिन पहले जो भी लम्स है वो छोटे छोटे लम्स होते हैं, आपको कुछ अलग अलग फील नहीं होगा, छोटे छोटे लम्प मिलके एक नोडुलैरिटी फॉर्म करते हैं ना, तो वो भी इसमें बेनाइन नहीं आता है। और क्रोनिक एप्सिस, एप्सिस जैसे मैंने बताया आपको, इन्फेक्शन हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, वही आगे जाके अगर ट्रीट नहीं किया या गलत तरीके से दवाई दे दी तो वो क्रोनिक एप्सिस में चला जाता है। पस भर दे, पू बोलते हैं मराठी में, ऐसे पस उसमें भर जाता है, तो वो क्रोनिक एप्सिस। और लाइपोमा, लाइपोमा तो शरीर में कहीं पर भी मिल जाएगा, फैटी टिश्यू की गांठ होती है, फैट की गांठ आप बोल सकते हो, वो लाइपोमा है। तो जनरली कोई भी आप, बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज जो है बहुत हद तक सहन कर लेती है घर में,
लेकिन वो कब डॉक्टर के पास चली जाएगी? जब उसको ज्यादा दर्द होगा, या फिर बहुत टाइम तक उसको लम्स गांठ जो है वो महसूस होगी, या निपल में कुछ भी दर्द हो रहा है, या वो कुछ भी सहन करने के आगे चला गया, तो ही वो डॉक्टर के पास आती है। अब जैसे मैंने बताया कि साइक्लिक पेन कैसे होता है, हेवी फीलिंग है ना, ब्रेस्ट में हेवी फीलिंग, डिस्कम्फर्ट आ जाता है और हेवी सा वजन उसका बढ़ जाता है, आपको खुद को फील होगा। और नॉन साइक्लिकर जो है जलन वाला फीलिंग होता है, मतलब जलन होती है और ड्रैगिंग, खिंचाव आ जाता है, खिंचाव मस्कुलर पेन होता है, और बर्निंग जलन भी होती है और खिंचाव उसमें आ जाता है। तो आपको ये लिमिट के बाहर हो गया तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना है और तुरंत कब आपको फोन करना है, डॉक्टर की मदद कब लेनी है। अब पेन जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब पेन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर के पास लोग कब आते हैं, जब थोड़ा सा हद से ज्यादा हो तभी आएंगे ना, थोड़ा सा कुछ चुभ रहा है, ये हो रहा है, कोई भी नहीं आता। तो जो भी पेशेंट आती है लेडी, वो मैक्सिमम टाइम कंप्लेंट क्या लेके आती है, पेन। 50% पेशेंट जो ऐसे होते हैं वो पेन की कंप्लेंट लेके आती हैं। और आपको मतलब अब डॉक्टर का काम बाकी वो आ गई है, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि ये साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है, ठीक है। नॉन साइक्लिकल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ भी रिलेशन नहीं रखते। साइक्लिकल मस्टाल्जिया जो होता है, मतलब साइकिल्स जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 4 दिन पहले या 5 दिन पहले जो फिक्स टाइम है उसका, उसी टाइम को आपको ये महसूस होगा। वो कैसे होते देख, डिस्कम्फर्ट्स इन ब्रेस्ट प्रायर टू पीरियड्स मोस्टली सीन इन प्री मेनोपॉजल वुमन विथ मीडियन एज 35। अब प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉज कब होता है, 45 के बाद, तो उसके पहले का जो पीरियड है तो 35 से 45 तक हम पकड़ सकते हैं। और ये जो पेन होता है साइक्लिकल पेन, जो ऊपर के साइड और बाहरी, ब्रेस्ट के ऊपर के साइड और बाहरी हिस्से पे रहता है। और कभी कभी ये जो पेन है रेडिएट होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, कहाँ, चेस्ट और आर्म पिट में, है ना, जो अपना शोल्डर है उसके नीचे तक आपको पेन महसूस होता है। और हेवी और जैसे ब्रेस्ट में हेवीनेस लगता है। अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो ही डॉक्टर के पास आएंगे ना, आर्म पिट तक जो पेन रेडिएट होता है तो ही आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब दूसरा जो है नॉन साइक्लिकल, ये किस में दिखता है, तो पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, है ना, पेरी मतलब 45 एज के आसपास, 45, 44, 43 और उसके आगे 50 तक, है ना, 50, 55 तक ये आपको नॉन साइक्लिकल, क्योंकि साइकिल्स जनरली डिस्टर्ब हो जाती है, साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये पेन होता है जलन वाला और खिंचाव इसमें आता है और वेल लोकलाइज्ड। हम इसमें बता सकते हैं कि मुझे
हॅलो मॅम, इंटरनेट इश्यू. हॅलो, इंटरनेट इश्यू आय थिंक. कट झालात तुम्ही. हां, हां. जॉइन करा परत. परत जॉइन करा. हं, हं. हॅलो. 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 हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? स्टार्ट करू? सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम वाज देयर, रेंज प्रॉब्लम वाज देयर. नॉन साइक्लिकल मस्टाल्जिया के बारे में देखा था. तो इसमें क्या है, जलन और खिंचाव एक रहता है और वेल लोकलाइज्ड, मतलब हम स्पेसिफिक जगह बता सकते हैं डॉक्टर को कि कौन सी जगह पे हमें पेन होता है. अब इसमें देखो, ये जो हमने आज अभी तक देखा वो थोड़ा नॉन डेंजरस था. अब मैं डिफरेंस थोड़ा बताती हूँ. मैलिग्नेंट, कहाँ आपको डरना है? मैलिग्नेंट मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होता है. और कैंसरस जो बोलते हैं हम, जिसको हम बहुत डरते हैं, वो मैलिग्नेंट के नाम से धोखा दे, डेंजरस होता है. और बिनाइन जो है वो नॉन डेंजरस. तो इसमें डिफरेंस, लंप में डिफरेंस देखेंगे कि इसकी जो गांठ है बिनाइन में कैसी होती है, मूवेबल है ना, आराम से. जैसे फाइब्रो एडिनोमा है, आप खुद चेक करोगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी. लेकिन कैंसरस सेल में ये हिलती नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, नॉन मूवेबल होती है. और बेनाइन में क्या है कि दूसरे टिश्यू को कुछ अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो कैंसरस सेल होती है, टिश्यू होता है या लंप होता है, वो दूसरे साइड के टिश्यू को भी कुछ हानि पहुंचाएगी या उसको इन्वेड करेगी. ये जो बेनाइन है वो स्मूथ होता है, रेगुलर शेप होता है उसका, गोलाकार आपको फील होगा. और कैंसरस जो लंप होता है वो इरेगुलर शेप होता है. इरेगुलर मतलब उसका कुछ शेप ही नहीं, कैसी भी हो सकता है.
नॉट, और ये जो बेनाइंग है नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इससे कुछ इतना डर नहीं होता है कि डेथ का कुछ डर नहीं होता। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेथ नहीं होती है, हम ट्रीटमेंट से पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होगा कि कौन सी स्टेज पे पेशेंट आया है उसके ऊपर हमें पता चलता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब हम क्यूरेबल है या फिर पेशेंट कौन सी अवस्था में गया, आगे की अवस्था में गया, तो ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बेनाइन जो है आराम से ट्रीट होते हैं, और मैलिग्नेंट का ट्रीटमेंट जो है मैंने बताया कि स्टेज के ऊपर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ऐसे 4 स्टेजेस है। उसमें से कौन सी स्टेज पे आपके पास पेशेंट आता है वो इसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड है। बेनाइन जो लंप है वो दूसरे सिस्टम में नहीं जाता, जैसे ये ब्रेस्ट जो मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, लेकिन आप अगर बोलोगे तो ये जो है दूसरे सिस्टम में फैलता नहीं, जैसे चेस्ट में या जीआईटी में, पेरिटोनियम में, यहाँ किसी दूसरे सिस्टम में ये फैलता नहीं। लेकिन मैलिग्नेंट का स्प्रेड हो सकता है, जो ये टिश्यू है वो साइड के टिश्यू में फैल जाता है, इसलिए ये लंप जो है वो मेटास्टेसिस, हम फैलने को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। और बेनाइन जो है इसमें रिकरेंस नहीं होता, और मैलिग्नेंट जो है फिर से हो जाता है, जैसे सर्जरी भी करोगे तो भी फिर से होने के चांसेस इसमें होते हैं। अब क्या फर्क है एग्जैक्टली आपको ये देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो लंप है कड़क, कठिन है ना, कठिन स्पर्श, हार्ड होता है, सॉफ्टनेस नहीं होता है उसमें। और बेनाइन जो हमने देखा उसमें सॉफ्टनेस होता है ना, रेगुलर स्मूथ शेप होता है। और आउटर और मीडियल, सॉरी आउटर और लैटरल कॉर्ड, जैसे बाहर का जो क्वार्टर है 4 में, ब्रेस्ट का अगर 4 पार्ट में आपने डिवीजन कर दिया तो ऊपर का और बाहरी जो कोना है उसमें ये ज्यादातर मिलता है। और इसका जो सरफेस है पेबली, मतलब जैसे हम मार्बल्स बोलते हैं, मार्बल्स की जो गोटी गोटियां होती है ना छोटी सी, उसके जैसा इसका फीलिंग, हाथ को जब आप फील करोगे तो वो उसके जैसा लगता है। और ये जो है आप अगर हाथ से इसको पल्पेट करोगे, हिलाने की कोशिश करोगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता। और इर्रेगुलर शेप देखो यहाँ कैंसर की जैसा, कैंसर मतलब उसके जैसा इसका इर्रेगुलर शेप होता है। अब कैंसर जैसे लंप है तो बहुत बार ऐसा होता है कि टेंशन में आ जाते हैं पेशेंट कि ये कैंसरस हो सकता है, नहीं हो सकता है, और मुझे कैंसर होगा क्या। तो कैंसर होने के लिए कौन से जो घटक कारणीभूत होते हैं वो हम देखेंगे। जनरली पोस्ट एज जो है वो हमें देखना है कि कौन से एज में ये कैंसर जो दिखता है, 50 साल के आसपास। एक्चुअली मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि कैंसर में क्या फर्क है और नॉर्मल डिसीज में क्या फर्क है। बहुत अभी तो जैसे कोविड-19 की वजह से सब लोग कोविड-19 में बहुत आगे की स्टेज में अगर पेशेंट जाए तो बहुत डर रहे हैं, मतलब में इसीलिए लोग डरते हैं। तो ये जो फियर है वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि इसकी जो सेल की जो कैपेसिटी होती है वो अजीब ही होती है, मतलब मल्टीप्लाई वो बहुत सारे, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन का लॉ मालूम है सबको, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है ना। तो सेल्स जब भी डिवीजन, नॉर्मल सेल्स जब भी डिवीजन होते हैं तो ये नॉर्मल लेवल पे ये डिवाइड होके फिर ग्रोथ होती है। लेकिन कैंसरस जो सेल होती है वो उसका मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉ ही नहीं, मतलब 2 इंटू 2 अगर करोगे तो वो 16 भी होगा या 1000 भी होगा, इतना फास्ट उसका ग्रोथ होता है। और मेनली जो टिश्यू है ना, टिश्यू सेल से बनता है, और सेल में कुछ ऐसी जिसको क्रोमोसोम्स और जीन्स बोलते हैं, तो जीन्स में म्यूटेशन आने की वजह से जैसे इंफॉर्मेशन अलग हो गई। आप ऐसा समझ रहे हो कोई एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं और एक मॉन्स्टर आपको, मॉन्स्टर की जैसा ये हम सेल को बोल सकते हैं। अगर सेल को आपको, कैंसरस सेल को आपको समझना है तो वो एक मॉन्स्टर की जैसा होता है। जैसे हमें उसमें चाबी घुमा दी तो वो कितने एनर्जी के साथ रिबाउंस होके दूसरों को नष्ट करेगा या दूसरों के ऊपर कुछ दूसरा इफेक्ट करे, ये हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि एलोपैथी साइंस या मॉडर्न साइंस में बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल
टूल्स आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी टूल अभी तक नहीं आया कि जो सेल लेवल पे जाके जीन भी जीन्स का वो करते हैं, वैसे जीन्स वगैरह ढूंढ लेते हैं कि ये जीन जो है आगे जाके म्यूटेट होके कुछ अलग सा कैंसर फॉर्म कर देगा, लेकिन बाकी सेल्स आप बस जीन्स बता सकते हो, लेकिन जीन्स ये है और आगे जाके वो काम कैसे करेगा और कौन से ऑर्गन में कैंसर पैदा करेगा, ये कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। और इसीलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि 50 साल के आसपास जो है वो सिम्टम्स दिखे जाते हैं, लेकिन उसका बीज जो है वो कब का 15 साल पहले ही बोया जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी वो औरत अपनी माँ की पेट में है और वो बन रही, उसका पूरा सारा शरीर बन रहा है, तभी भी इसका बीज बोया गया हो सकता है ना। तो बस सिम्टम्स आपको 50 साल के आसपास दिखते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस कब शुरू हुई इसकी कुछ हम गारंटी नहीं दे सकते। दूसरा एक पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबल, वो है जेनेटिक फैक्टर्स, प्राइमरी रिलेटिव। जैसे माँ को अगर कैंसर हो गया है तो उसकी बेटी को और बेटी को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और बेटी के बेटी को, मतलब प्राइमरी रिलेटिव्स, बहनों को, है ना, जिसको हुआ है उसकी बहनों को होने के चांसेस है। ऐसे फीमेल से आगे की जनरेशन जो आ रही है उनको ये दिखते, उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं। चाइल्ड बेयरिंग एंड फर्टिलिटी, अब इसमें जो है ऐसा कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रिसर्च हुआ है, उसमें ऐसा है कि सिंगल और नली पैरस, मतलब जो भी अनमैरिड है और जिनकी एक टाइम भी डिलीवरी नहीं हुई है, 0, मतलब एक भी बच्चा उनका नहीं है, उनमें इसकी रिस्क जो है ज्यादा होती है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट होने के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेस्ट का जो मिल्क डक्ट है उसके कुछ एक्शन करने के लिए स्कोप ही नहीं मिला है ना, टिश्यू जो है वो ऑलरेडी इनएक्टिव है। इसलिए एक रिसर्च हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंफर्म ही है, इसलिए मल्टीपैरस वुमन में ये थोड़ा कम दिखाए, बस ये रिसर्च है। और मेनार्की और मेनोपॉज, मेनार्की मतलब जब पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और उसमें जब जनरली देखो आयुर्वेद में भी 12 साल बताया है और मॉडर्न साइंस में भी साल में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और उस दिखने मिलते हैं, इसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी उसी में होती है। लेकिन आजकल जो है हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से, जैसे पाश्चात्य जो देश है उनमें तो ये अभी मेनार्की का जो एज है वो 8 साल तक भी आ गया है, 8 साल 9 साल है ना। तो ये अगर मेनार्की अगर बिफोर 12 हो गई तो भी उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। और मेनोपॉज जो है ना, पीरियड्स बंद होने का जो प्रोसेस है वो 55 साल के बाद अगर हो रहा है तो उसमें भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक कुछ कंडीशंस है जिसमें ये ज्यादातर दिखता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज्यादा दिखता है, लेकिन हम अगर पाश्चात्य शैली फॉलो कर रहे हैं, हम अभी इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि ईस्टर्न जो भी कंट्रीज है वो वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी ये इंक्रीजिंग नंबर में हमें कैंसर के पेशेंट, मतलब कैंसर ब्रेस्ट के पेशेंट इधर भी हमें दिखने मिलते हैं। एंडोक्राइन जो है, मतलब अभी हार्मोन्स, ये इस पे तो अगर आप बोलोगे तो इस पे पूरा एक लेक्चर भी हो सकता है कि हार्मोन्स की वजह से ये ब्रेस्ट कैसा हो सकता है ना। इस पे एक अलग से लेक्चर हो सकता है, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट, कार्डियक प्रॉब्लम, सारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। और लाइफस्टाइल में आपको कुछ भी क्योर करना है तो हार्मोन दे दो, कुछ भी क्योर करना है, कुछ भी डिसीज को क्योर करना है, जैसे मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन है, इनफर्टिलिटी में मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन मोस्टली पीसीओडी की वजह से, पीसीओएस की वजह से हो जाता है। उसमें उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है दूसरा एक ऑप्शन है। जैसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसलिए बहुत बार औरतें जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में भी हमारे पास तो पेशेंट आते हैं ना, तो ऑलरेडी 5 साल तक उन्होंने हार्मोन्स सारे लेके आ जाते हैं, हार्मोन्स लेके भी उनको कंसीव नहीं होता है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो इतने साल तक आप कंटिन्यूअस हार्मोनल जो टैबलेट, सिंथेटिक हार्मोन्स जो ले रहे हो, उसका इफेक्ट डेफिनेटली ये ब्रेस्ट के ऊपर हो जाता है और वो कैंसर पैदा करने के लिए, मतलब वो 100% कारणीभूत रहता है।
और मेनोपॉजल वुमन में अगर मेनोपॉज अच्छे से नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है, उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं ना, हार्मोन ही सारे आर्टिफिशियली रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी जो है, ये भी कारण जो है ये कैंसर के लिए महत्वपूर्ण माना गया। आजकल तो बहुत है, जैसे मैरिज का एज भी बढ़ गया ना, 30 के बाद मैरिज होती है लड़कियों की, 30 के बाद मैरिज होने के बाद वो ट्राई नहीं करते, क्योंकि करियर ओरिएंटेड सारी होती है, एम्बिशियस होती है। वैसे करना चाहिए, एम्बिशन भी रखना चाहिए, लेकिन ये एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि स्त्री का शरीर जो है थोड़ा सा अलग बना हुआ है, इसमें हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हमारे जैसे एरा चेंज हो गया, तो जैसे कुछ भी एरा चेंज हो गया तो उसके कुछ प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो एक मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉन्स में आता है। डाइट, जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो डाइट भी चेंज हो गया। हम पारंपरिक सारे खाना जो है अपना पूरा वेस्टर्न स्टाइल से हो रहा है, हमारा उठना, हमारा सोना सब जो है वो फॉरेन के स्टाइल से, वेस्टर्नाइज्ड। तो डाइट क्या है इसमें, ज्यादातर रेडीमेड कुछ बनाना या फिर बाहर का खाना, जंक फूड है इसमें। ये सब जो डाइट है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो पैकेट्स हम खाते हैं उसमें बटर या फिर कुछ भी फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसकी वजह से, इसका अगर आप ज्यादा सेवन करोगे तो उनमें भी कैंसर होने के चांसेस है। आपको समझना कैसे है, आपको कैंसर जैसे 45 इयर्स के बाद, मैं तो ऐसा बोलूंगी 35 एज के बाद आपको रेगुलर घर पे ही चेकअप करना है। तो चेकअप करते करते आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे, है ना। तो कौन से लक्षण दिखते हैं, तो विजिबल लम दिखता है, ऐसे गांठ बाहर से ही दिखेगी, आईने में आप दिखोगे तो विजिबल दिखता है गांठ। और स्किन जो है उसका टेक्सचर चेंज होता है, स्पर्श में वो अलग से लगती है ना, वो रफ लगेगी। और निपल जो है अंदर चला जाता है, नॉर्मल जो काउंटर निपल का है बाहर होता है ना, तो निपल अंदर चला जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। और डिम्पल स्किन, डिप्रेस स्किन, स्किन जो है उसका गोलाकार शेप न रह के वो डिप्रेस अंदर चली जाती है ना, झुर्रियां आ जाती है उसमें। और डिस्चार्ज, देखो ब्लडी डिस्चार्ज हो गया तो आप डर के पहले ही डॉक्टर के पास चले जाओगे, उसमें कुछ इतना विशेष नहीं, लेकिन ये रोज ऑब्जर्व करते रहना है आफ्टर 35। तो कैंसर देखो ये छुपा होता है, मैंने जैसे बोला, जैसे बहुत ज्यादा आवाज करने वाले कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, बेनाइन, वो आवाज करते हैं, दर्द ज्यादा करेगा। लेकिन कैंसर जो है वो चुपचाप से रहता है ना, पेनलेस है, पेनलेस लंप है, इसलिए पता ही नहीं चलता, बहुत दिन तक पता ही नहीं चलता कि मुझे कैंसर है, क्योंकि वो दर्द बहुत कम करता है या ना के बराबर करता है। और डिस्चार्ज जो है सभी कैंसर, देखो ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत सारे टाइप्स है, 4 या 5, तो उसमें ये सारे टाइप्स में डिस्चार्ज नहीं होता है, बस डक्ट का जो दुग्ध नलिकाएं है उसमें जो कैंसर होता है उसमें ही आपको डिस्चार्ज आपको मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं हम, ये शांति से क्रांति करने वाला ऐसा एक कैंसर का पॉइंट हम बोल सकते हैं। और रिट्रैक्शन ऑफ निपल, इसीलिए बहुत बार अर्ली स्टेज में आप डायग्नोस नहीं करते, और पेशेंट जो आपके पास आता है थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में देखो आप आयुर्वेद में भी आओ या एलोपैथी में आओ, उसमें रिस्क थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। पेन न होने के कारण ये थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि खुद को ही नहीं समझ में आता। अब और एक इसमें फीचर्स है, बहुत बार लंप होता ही नहीं, लंप भी नहीं है और पेन भी नहीं है, तो पता कैसे चले, तो लिम्फ नोड स्वेलिंग होता है, जैसे एक्जिला जो शोल्डर के नीचे का पार्ट है ना, अंडर आर्म्स ऐसे हम बोल सकते हैं, अंडर आर्म्स में कुछ गांठ लगती है, कुछ गांठ लगने की वजह से भी आपको उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है ना, गांठ भी मिले तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसको कुछ अंडर एस्टिमेट करना नहीं है। और बैक एक हो रहा है बार बार, है ना, लिम्फ नोड स्वेलिंग है, और उसके बाद बैक एक हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर कुछ भी दूसरी कंप्लेंट्स हो रही है रिलेटेड टू, तो आपको दिखाना ही है। तो ब्रेस्ट को छोड़ के दूसरी जगह पे भी बहुत बार ये जाके, जैसे मैंने बोला कि ये जो सेल है वो अपने कभी भी म्यूटेट होके बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाती है, और बहुत कम समय में इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि वो चुपचाप से कब लिम्फ नोड में, है ना, अंडर आर्म्स में चली गई या फिर कुछ दूसरी जगह चली गई। तो ये आपको रेगुलर अंडर आर्म्स में भी आपको नोड्स जो है वो चेक करने हैं। वॉइस क्लियर है मेरा अभी?
ठीक है। हाँ हाँ, एग्जामिनेशन देखते हैं। अब आधा काम आपको ही करना है, घर पे ही रोज चेकअप करना है, ना कि हमें डॉक्टर की राह देखना है। अब देखो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो डॉक्टर्स करेंगे या नर्सेस करेंगे ना। फीमेल डॉक्टर है तो खुद कर लेगी, या मेल डॉक्टर है तो वो नर्सेस को बोल देते हैं। लेकिन उसके पहले ही आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ एक मैं बताऊंगी कि कैसे आप घर पे कर सकते हैं। जैसे 35 के बाद आपको रेगुलर चेकअप हर महीने करना ही, घर पे ही करना है। स्टैंडिंग मतलब खड़े रह के, और सिटिंग या फिर आप बैठ के भी कर सकते हो। दो पोजीशन में आपको करना है, स्टैंडिंग में और लेट के, है ना, पीठ पे लेट के करना है। लाइन पोजीशन बोलते हैं उसको। पहले ऑब्जर्व करना है ना, हाथ नहीं लगाना है, पहले दर्शन करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, हाथ अपने कमर के ऊपर रखने हैं। एक आईना बड़ा सा बाथरूम में लगा सकते हो। बहुत बार शर्म आती है बाहर कुछ करने के लिए, आप बाथरूम में ही आपको ये चेक करना है। एक बड़ा सा आईना लेके आओ, बाथरूम में लगा दो, और आप कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा आगे झुकना है। जो शोल्डर से वो आगे करने हैं, और उसके ऊपर से आपको दोनों ब्रेस्ट में सिमेट्री है क्या नहीं, शेप पता चलेगा। जैसे उसमें झुर्रिया कुछ आई है क्या, निपल अंदर चला गया है क्या, ऐसे दर्शन से, मतलब बस देख के ही आपको पता करना है ना, बस ऑब्जर्व ही करना है। मैं ये बोल रही हूँ आज लेक्चर में जो भी कोई लेडीज है, जैसे लड़कियां भी है, बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स भी आई होंगी, तो मैं ये बताऊंगी कि वो अपनी माँ को या मासी को, है ना, बुआ को, इन लोगों को ये जो मेथड है वो सिखाए। क्योंकि बहुत बार यंग एज में कैंसर का चांस दिखता ही नहीं, सिम्टम उसके आते ही नहीं यंग एज में, है ना। 35 से पहले, 35 से बाद ही इसके सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये आप आपके रिलेटिव्स में जो भी 35 के ऊपर है उन लोगों को आप ये बता सकते हो। तो कमर पे हाथ रख के आगे झुक के आपको सिमेट्री देखनी है, शेप देखना है ना, दोनों सेम है क्या नहीं। तो इससे आपको बाहर का समझ में आएगा, रेडनेस है, ब्लैक है ना, झुर्रियाई है या कुछ है। अब बैठ के, या फिर बैठ के कैसे करोगे, तो 3 फिंगर है ना आपके, ये 3 फिंगर जो है वो पाल्पेट करके सब जगह, पहले तो गोलाकार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना है बैठ के। नॉर्मल इरेक्ट पोजीशन, ऐसे इरेक्ट पोजीशन पे आप बैठोगे तो आपको पूरी तरह से घुमा के गोल, है ना, दोनों ब्रेस्ट पे चेक करना है। फिर आपको उसमें कुछ फील नहीं होता, जनरली सिटिंग में नहीं होता, लेकिन आपको फिर सो के भी करना है ना, लाइंग में। जैसे पूरे पीठ जो है, पीठ पीठ के बल पे आपको सोना है, हाथ को ऊपर करना है, नेक के नीचे, है ना, नेक के नीचे आपको हाथ को रखना है, और वर्टिकल डायरेक्शन में 3 फिंगर से ही वर्टिकल ऊपर से नीचे तक प्रेस करते धीरे धीरे आना है, और नीचे से ऊपर प्रेस करके, और सारे डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पैरेलल लाइन दिखाई है, सारे डायरेक्शंस में आपको चेक करना है। अगर कुछ भी लंप या माइन्यूट सा कुछ चेंज है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, है ना, ये सब चेकअप करने के बाद डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, या फिर कुछ चेक करेंगे मैं हाथ से, और फिर मैमोग्राफ या फिर MRI, ये सब आपको सजेस्ट करेंगे। ये सब करने के बाद कुछ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, कैसा है, क्या है, मैलिग्नेंट है क्या, नॉन बिनाइन है, ये सब डिसाइड करके आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे आप। लेकिन उस हिसाब से आप डिसीजन कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन मुझे एक बात बतानी है जो आयुर्वेद में बताए, ठीक है। अभी तक मैंने जो कैंसर के बारे में आपको बताया कि वो टिश्यू ऐसे मल्टीप्लाई होती है, वो एबनॉर्मल होती है, म्यूटेशंस उसमें हो जाते हैं, तो वो पूरी तरह से एबनॉर्मल होती है। तो आयुर्वेद में कैंसर के बारे में क्या कहा है, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। देखो, आयुर्वेद में कैंसर मतलब कर्क रोग ऐसा कुछ शब्द नहीं आया है, लेकिन ग्रंथि और अर्बुद के बारे में आयुर्वेद आचार्यों ने बताया। और उनको मालूम नहीं था क्या कैंसर, तो हाँ मालूम ही था, लेकिन उन्होंने कुछ अलग शब्दों में ये व्यक्त किया है। और कोई भी डिसीज है ना, ये भी एक डिसीज ही है, बस ये मैलिग्नेंट है इसलिए उसका थोड़ा सा डर ज्यादा, डेथ लाइक स्ट्रक्चर। तो आयुर्वेद में सारे डिसीजेस को प्रिवेंट ही करने के लिए बोला है, ना कि बस कैंसर को। हालांकि सारे जो डिसीज है हमें अर्ली अगर आप प्रिवेंट करोगे उनको तो अच्छा ही है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं।
तो उसके लिए कुछ रेजिमेन दिया है, तो वो हमें कैंसर के लिए भी हमें अप्लाई करना है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एंजेलिना जोली का फोटो लिया है, सबको मालूम ही हीरोइन सबकी फेवरेट होगी। तो इसने क्या किया मालूम है, इसकी मदर को कैंसर हो गया था ब्रेस्ट का, और इसकी मदर की डेथ हो गई उसमें, है ना। बहुत लोगों की डेथ होती है क्योंकि वो लास्ट स्टेज में आते हैं, उस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सब इसमें फिर उन्होंने जीन जो होता है BRCA1 और BRCA2 नाम के जो जीन्स होते हैं वो इसमें भी मिले, है ना। तो इसको क्या सजेस्ट किया डॉक्टर ने कि तुम मास्टेक्टोमी कर दो, वो दोनों ब्रेस्ट निकाल लो। तो इसने क्या किया, मुझे ब्रेस्ट कैंसर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए प्रिवेंटिव सर्जरी की, प्रिवेंटिव सर्जरी, ना कि होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पूरी तरह से ये परिपूर्ण चिकित्सा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रिवेंटिव सर्जरी करोगे तो वो BRCA1 और BRCA2 जो जीन्स है वो नीचे ओवरीज में भी जाके कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, यूट्रस में भी जाके कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके वो म्यूटेट हो सकते हैं। उसको तो कुछ, जैसे ये हम बोलते हैं ना ब्रेस्ट जो है मिल्क लाइन गोनाड्स में आता है, तो इसलिए ये जो है यूट्रस पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो इसका कुछ कंफर्मेटरी ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव सर्जरी मैस्टेक्टोमी कर ली तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये जो है ये कैंसर की कोई भी चिकित्सा परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आयुर्वेद में देखो क्या बोला है ना। आगे देखते हैं हम स्तन संपत और स्तन्य के बारे में बताया। स्तन संपत मतलब नॉर्मल अच्छा हेल्दी जो ब्रेस्ट ग्लैंड जो है वो कैसे होना चाहिए, नाति दीर्घ, है ना, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटे नहीं होना चाहिए, उसमें नॉर्मल जैसे उन्होंने लक्षण बताए हैं, और स्तन्य के भी लक्षण बताए। स्तन्य जो है वो स्तन का काम है, स्तन्य निर्माण, स्तन्य मतलब दूध, है ना, दूध जो दूध निर्माण करता है, अगर वो अच्छे से ग्लैंड नॉर्मल शेप में है, जैसे कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो वो अच्छे से दूध निर्माण करेगा। और दूध का जो इम्पोर्टेंस है सबको मालूम है ना। पहले 6 महीने तक हम बेबी को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो सब मालूम है सबको, कि उसमें होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, सब कुछ। तो इसका जो है वो रोग भी आयुर्वेद में बताए हैं, 8 प्रकार के रोग बताए हैं। और ये जो रोग है कब होते हैं, तो आफ्टर बर्थ, है ना। धमनी जो है, स्तन्यवाही धमनी जो है वो डेवलप होने के बाद ही रोग होते हैं, ऐसे आयुर्वेद में है, सुश्रुताचार्य ने बताया है। और इसका जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन, वो गर्भिणी अवस्था में होता है, और अपरा और आर्तव जो है, आर्तव ऊपर चला जाता है, और अपरा मतलब प्लासेंटा फॉर्म करता है, और प्लासेंटा की वजह से स्तन्य का जो है निर्मित होती है ना, दूध का जो पोषण होता है अपरा की वजह से होता है। और ये हमें सबको मालूम है कि प्लासेंटा में जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने की कैपेसिटी है, उसी से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी में, और उसी से मिल्क जो है वो सीक्रेट होता है। अब स्तन्य कैसा होना चाहिए, स्तन्य ही सारे शरीर को पोषण करता है ना, बेबी जो है उसकी ग्रोथ। हमें ऐसे मालूम है कि अगर 2.5 किलो वेट गेन वो कर रहा है, तो वो माँ के दूध से ही कर रहा है। तो माँ का दूध किसके ऊपर डिपेंड है, माँ का दूध का अच्छा होना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो माँ जो खाती है उसके ऊपर, है ना, आहार के ऊपर। वो जो खाएगी, आहार जो लेगी, उसी के ऊपर दूध भी डिपेंड है। इसलिए आहार का भी एक महत्व है गर्भिणी अवस्था में और सुतिका अवस्था में, कौन सी प्रकार का आहार वो ले, ताकि दुग्ध की कुछ भी विकृतियां निर्माण न हो। और दुग्ध की विकृति अगर न हो तो आराम से स्तन भी एकदम हेल्दी रहते हैं। ये उनको आचार्यों को पहले ही मालूम था। अब देखते हैं ये कैंसर ग्रंथि या अर्बुद, है ना, उसके बारे में, गांठ के बारे में क्या बताया। तो गात्र प्रदेशे क्वचिदेव दोषा समूर्जिता मांसम अभिप्रदुष्य। अब कहीं पर भी आ जाता है ये अर्बुद जो है, शरीर में कहीं पर भी आ जाएगा ना, स्तन के ऊपर आ गया तो हम उसको स्तनार्बुद बोल सकते हैं ना, दूसरी जगह कहीं पर भी जाएगा तो उसको उस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वृत्त, ठीक है, गोलाकार, स्थिर है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये हिलता नहीं है, एक ही जगह पे फिक्स होता है। और मंद रुजा,
पेन होता ही नहीं ना के बराबर, मंद रुजा तो कौन ध्यान देगा, कोई नहीं ध्यान। और महानतम मतलब इसका अंत जो है महानंतम, मतलब ये बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके निर्माण करेगा। और अनल्प मूलम, इसका मूल बहुत छोटा नहीं होता, ठीक है। और चिरवृद्धि, टाइम लेता है, जैसे 15 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कैंसर है, लेकिन उसका स्टार्टिंग कब होगा, 15 साल के पहले ही। अपाकम मतलब वो आगे जाके कुछ रूपांतर होके अपने आप से रिजॉल्व न होने वाला है, ऐसा उन्होंने अर्बुद के बारे में सुश्रुत आचार्य ने बताया है। तो उन्होंने 5000 साल पहले ही बता के रखा था कि अर्बुद क्या है, इसका मतलब उनको सब मालूम था, उसकी ट्रीटमेंट भी मालूम थी, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स भी मालूम थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का भी विचार उसमें करना है। अब आयुर्वेद में क्या बताया, आयुर्वेद एक परिपूर्ण शास्त्र है और उसमें चिकित्सा भी परिपूर्ण है, ये मेरा कहना है। उसमें सारे एस्पेक्ट, लाइफ के सारे एस्पेक्ट के बारे में बोला है ना। उसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है, सत्वावजय चिकित्सा है, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। तो जितना ध्यान मन और सत्व के ऊपर, आत्मा के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मन के बारे में आयुर्वेद में बहुत ध्यान दिया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको श्लोक बताया था, स्तनो रक्षेत महादेवी मन शोक विनाशिनी। तो मन और मन का जो शोक होता है उसका ही सारा आगे जाके डिसीज में रूपांतरण होता है। तो मन के बारे में भी आयुर्वेद में बताया। तो सत्वावजय, मन की चिकित्सा करने के लिए भी बोलिए तो वो सत्वावजय में आता है। और दैव व्यापाश्रय जो है वो आगे जाके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी दैव व्यापाश्रय क्या होता है। तो अभी मैंने ये 9 पॉइंट्स के ऊपर, कैंसर के ऊपर, अगर कैंसर के ऊपर बोलने के लिए भी वेबिनार की सीरीज बनाएंगे तो भी कम है, तो ये मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रही हूँ। अब योग, ठीक है, योगा नहीं, योग, योग चित्तवृत्ति निरोधम ऐसे आया है। तो योग क्या होता है, हम बस करते हैं एक्सरसाइज, वो योग नहीं है। योग में क्या है, हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, मन का जो है, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रख के वो जो प्रोसेस है उसको योग बोलते हैं। ना कि हम आसन कर रहे हैं ना, बहुत सारे आसन करके फोटो डालते हैं, हालांकि हमने आसन सच में किया है अच्छे से, प्राणायाम, वो आसन करते वक्त कितनी लंबी सांस लेनी है, कितनी लंबी सांस छोड़नी है, वो हमें ध्यान देना है, वो हमने किया है। ये सब मैं बोल रही हूँ कि योग, योगा नहीं, हाँ, योग जो है वो सब इंक्लूड करता है, मन को भी इंक्लूड कर रहा है और शरीर को भी, क्योंकि शरीर के साथ साथ मन का कंट्रोल कौन कर रहा है, वायु कर रहा है। और वायु शरीर के द्वारा कंट्रोल करेंगे हम, या आसन करेंगे, आसन के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो योग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोलूंगी जिम से ज्यादा, जिमिंग कर रहे हैं, हाई इंटेंसिव है ना, HIIT, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग्स होती है, उससे ज्यादा आप योग पे ध्यान दो। काउंसलिंग, तो कैंसर एक ऐसा डिसीज है जिसमें काउंसलिंग, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उसमें काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे ही ये डिसीज क्यों हुआ, इसकी वजह से पेशेंट बहुत डिप्रेस रहता है, और पहले ही उसको लंप अगर दिख गया तो आधा तो उसमें उसके डर फैल जाता है, और डर से रोग बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं। विषादो रोग वर्धना नाम, विषाद मतलब डिप्रेशन, तो डिप्रेशन न आए इसीलिए उसको बार बार काउंसलिंग करना है। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, उसको हर महीने आपको काउंसलिंग करते रहना, उसको पॉजिटिविटी देनी है, क्योंकि डेथ जो है, देखो कभी कभी ऐसे होता है, लास्ट स्टेज पे पेशेंट आता है ना, लास्ट स्टेज पे आता है ना, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेज पे डेथ को भी आपको सामने कैसे जाना है, डेथ को फेस कैसे करोगे। आजकल कोविड-19 की वजह से सब लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैसिव डेथ हो रही है ना, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और उस वजह से एक फियर लोगों में आ गया। तो फियर कभी भी हो सकता है ना, उस पे अगर आपको जय प्राप्त कर, फियर आप कम करोगे तो भी आप सिम्टम के साथ थोड़ा सा स्मूथली जा सकते हो। और है रसायन कल्प, जैसे बोला गया है कि रिजुवनेटिंग, रिस्टोरेशन ऑफ, जैसे नए कुछ धातु बनाने का जो कार्य है वो रसायन कल्प करते हैं। सब धातुओं को फ्रेश बनाना है ना, नए से, जैसे नया बच्चा जन्म लेता है वैसे नया बनाने का काम कर रहा है रसायन। तो रसायन जो करते हैं उसके पहले हमें देना है पंचकर्म, 5 कर्म शुद्धि कर लेनी है शरीर की। लेकिन ये कब करनी है, अगर पेशेंट उस कंडीशन में है तो
उसका बल, उसकी दोषों की अवस्था देख के ही आपको पंचकर्मा सजेस्ट करना है ना। नहीं तो आप सिंपल पंचकर्म के बगैर भी आप दुग्धाहार पे रख सकते हो, है ना। तो ऑर्गेनिक फूड हमें सबको मालूम है कि कैंसर किसकी वजह से होता है। इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक, केमिकल युक्त सारे जो हम पदार्थ खाते हैं, आजकल तो बहुत चल रहा है, बर्गर है, पिज्जा है, चिप्स है, इसमें सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। ऑर्गेनिक फूड, और जो फूड इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ हम कुछ जैसे गेहूं है वो भी हाइब्रिड आ रहा है, कुछ भी जैसे हाइब्रिड है, सारी सब्जियां हाइब्रिड आ रही है। तो ये जो है वो उसके ऊपर हमें कुछ सोच के ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना है। सेंद्रिय जो बोलते हैं, सेंद्रिय पूरी तरह से जो देसी होता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और पॉजिटिव माइंड, अब काउंसलिंग के द्वारा तो पॉजिटिव माइंड करने के लिए या योग भी उसके लिए सहायता देता है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। ये जो मेरे साथ हो रहा है वो कुछ मेरा अच्छा करने के लिए या फिर मेरे लिए कुछ आगे जाके अच्छा ही करेगा, ऐसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाइफ के प्रति आपको रखना है। लाइफस्टाइल चेंजेस, इसके बारे में भी एक लेक्चर हो सकता है, क्योंकि सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे है। बहुत सारे लोग सुबह 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, रात में 1-2 बजे तक मोबाइल पे, इंटरनेट पे चलते रहते हैं। आजकल जो ये बढ़ गया है सोने का और उठने का टाइम, जो गड़बड़ हो गई, ऑलमोस्ट 90% पब्लिक में दिखता है ना। मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो 8 से पहले उठते ही नहीं, कभी भी उनको मालूम नहीं, मोटिवेशन प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है वो खुद का मालूम। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें प्राकृत अवस्था में ही लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ना कि हमें कुछ डिसीज होने की राह देखनी। जब आप डिसीज हो, मतलब जैसे प्यास लगी तब कुआं खरने जैसा होगा, इसलिए पहले से ही आपको कुछ लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करनी है। इसके लिए आप कोई भी नजदीक वाले आपके आयुर्वेद कंसल्टेंट हो, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो, है ना। और देसी काउ मिल्क, कैंसर के पेशेंट में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता है। जब भी आपके पास कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है तो आपको देसी, जैसे गाय का जो दूध है वो आपको सजेस्ट करना है। 3rd स्टेज में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने 2 पेशेंट देखे हैं, वो लास्ट स्टेज में आते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है आयुर्वेद, चलो देख के आते हैं आयुर्वेद में क्या है ना, करके आते, एक ऑप्शन तो है वो। मतलब बहुत लास्ट स्टेज पे जब आते हैं रेडिएशन और कीमोथेरेपी की बात, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आता है। देसी जो गाय का दूध है उससे जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत अच्छे से रिलीज होते हैं, रिलीफ मिलता है उसमें। और ये इसका आपको इंक्लूजन करना ही है। और दूसरा एक है एम्ब्रेसिंग मदर नेचर। अगर बोलोगे तो नेचुरल जितना आप लाइफस्टाइल आपकी रखोगे उतना आपको अच्छा है। जैसे ग्रीनरी में जाना है ना, हरियाली जहां पर भी दिखती है वहां पर माइंड जो है उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। हरियाली में जाना है, जैसे ट्रेकिंग का शौक होता है लोगों को, ट्रेकिंग के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप से रिलीज होता है। तो एम्ब्रेसिंग मदर नेचर, इसका मतलब क्या है कि कुछ मिनिमलिज्म आप लाइफस्टाइल में ला सकते। मेरे लिए जितना जरूरी है उतना ही मैं यूज करूंगी, उतना ही मैं खाऊंगी, उतना ही मैं पीऊंगी, उतने ही मेरे सारे भौतिक साधन जो है, मटेरियल जो रहते हैं ना, वो मेरे उतने ही, हालांकि मैं, ताकि मैं दूसरे को किसी को तकलीफ ना दूं, है ना। मदर नेचर के बारे में भी थोड़ा सा सोचना है, एनवायरमेंट के बारे में। अब योग प्राणायाम, आयुर्वेद में मैंने जो अभी बताया वो ट्रीटमेंट में कैसा है कि ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट, सर्वांगीण चिकित्सा। आयुर्वेद जो है वो कैंसर के लिए या फिर कोई भी डिसीज के लिए सर्वांगीण चिकित्सा है। कैंसर में बहुत बार क्या होता है कि एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी कर देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं, लंपेक्टोमी या फिर मस्टेक्टोमी, लंप को रिमूव करना या फिर डायरेक्ट ब्रेस्ट को ही रिमूव करना, ये उनकी ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद वो रेडिएशन करते हैं और कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन मतलब क्या है, एक्सरे की जैसे जो लाइट्स होते हैं वो डाल के वो सेल को मारना, है ना, कैंसरस जो सेल्स है वो मारना। अगर लंप जो है वो फैला हुआ है तो उसके पेरीफेरी में केमिकल, मतलब आईवी से या फिर ओरली भी टैबलेट देके उसकी जो पेरीफेरी में टिश्यूज है उसको मारना, है ना। ये काम करते हैं एलोपैथी में। जनरली उनका ट्रीटमेंट ऑफ जो होता है वो मुझे इतना डिटेल में उसके बारे में मालूम, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है।
आप जो कैंसरस सेल है उसको तो मार ही रहे हो, लेकिन जो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल सेल है, उसको भी मार रहे हो ना, उसके साथ साथ उसको भी। इसलिए बहुत बार जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। बाकी टिश्यू भी अपने हेल्दी टिश्यू जो है वो भी अपने काम अच्छे साइड इफेक्ट्स है, और साइड इफेक्ट्स के साथ अगर आपको कुछ बेस्ट ट्रीटमेंट करके भी कुछ क्या बोल सकते, जय प्राप्त किया है ना कैंसर, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि माइक्रोमेटास्टेसिस होता है। माइक्रोमेटास्टेसिस जो होते हैं वो पॉइंट कोई भी टूल से डायग्नोस नहीं होते, वो फिर से डिवाइड होंगे, फिर से क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई होंगे, फिर से ग्रो होंगे। तो ये प्रोसेस में मतलब पुनरुद्भव की जो प्रोसेस है, इसके लिए 15 साल भी लग सकते हैं। तो बहुत ऐसे केसेस है जो मस्टेक्टोमी कर लिए हैं, फिर भी ये भी आयुर्वेद बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब कैसे है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि योग तो बताया ही है, योग प्राणायाम हमें करना है। जैसे कि वायु सबका आधार है, वायु मन को भी कंट्रोल करता है, मन शोक को हम कम कर सकते हैं, मन शोक विनाशिनी। अब मैं ये बोलूंगी, सारे लोग दुर्गा पूजा करते हैं, सारे लोग कर्म कांड करते, सारे लोग पूजा पाठ करते, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, क्या ऐसे ही करना है, भगवान हमें ऐसे ही दे देता है? नहीं, हमें खुद को सोचना है कि हमें शरीर क्यों दिया है, हमें शरीर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि शरीर ही रोगों का आश्रय है। रोग कहाँ हो रहे, शरीर, और रोगों के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे जाके वो दुख ना दे, क्योंकि कोई भी व्याधि हो उससे हमें दुख ही होता है, और हम ये सब चीजें जैसे हमारी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते, इसलिए हमें पहले ही प्रिवेंट कर। तो प्रिवेंटिव तो मैंने देखा, लेकिन अब ट्रीटमेंट के बेसिस पे योग प्राणायाम क्या करेगा, तो जैसे डिप्रेस सकारात्मक बनाने के लिए बहुत अच्छे से काम में आता है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताएंगे, तो इसमें आहार में तो मैं तो यही बोलती हूँ कि दुग्धाहार, जो देसी गाय का दूध है उसी के ऊपर रहना है आपको। और अगर दुग्धाहार सुटेबल नहीं है तो सूप है ना, मुदग यूज, या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉन वेज जो सूप है वो देख के है ना, लेकिन बेस्ट इज द मिल्क, जो देसी गाय का दूध है वो बेस्ट है, उसी के ऊपर रहना है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, और सुबह का जो लाइफस्टाइल, जो सुबह उठ के दूध, जैसे कुछ भी चाय वाय पी रहे हो, उसके बजाय आपको आहार के स्वरूप में आपको दूध ही देना है, क्योंकि आहार ही महाभैषज्य बोला है, आहार ही मेडिसिन बोला है। और जब कैंसर के लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में पेशेंट आते हो, तो इसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। आहार जो है दुग्धाहार ही रखना है। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन में बहुत टाइप से, अनुलोम विलोम है, शीतलीय है, भस्त्रिका है। तो अनुलोम और विलोम ये ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी और जेम्स, इसका क्या रोल है? अब बोलोगे ये क्या है, ये बीच में ही क्या आ गया, इसके बारे में थोड़ा बाद में बोलेंगे, है ना। तो आपका बिहेवियर कैसा है ना, अहिंसा, आप जानबूझ के किसी को दुख नहीं रहे, मतलब दूसरे को दुख न पहुंचाना, अपने लिए दूसरे की किसी की गॉसिपिंग नहीं करना, या कुछ दूसरे के कुछ गुण अवगुण है उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। तो आपका एक बिहेवियर जो है वो आपको पॉजिटिव रखना है। जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना, संस्कार बोलते हैं उसको। तो ये जो संस्कार है ना, उसी के साथ, जैसे कोई है बड़ा बैठा हुआ बुजुर्ग, उसके सामने पैर नहीं फैलाना, वो ये मैनरिज्म में भी आ जाता है। आहार रसायन, पंचकर्म, ये तो सबको अभी मालूम है पंचकर्म थेरेपी क्या होती है। इसमें कैंसर के पेशेंट में और ब्रेस्ट कैंसर में अगर पेशेंट का बल है तो वमन सजेस्ट आप कर सकते हो, वमन के बाद विरेचन। लेकिन ये बहुत बार ऐसा, रेडिएशन और कीमोथेरेपी थेरेपी के बाद पेशेंट का बल बहुत कम हो जाता है, वीकनेस उसमें बहुत ज्यादा होती है, और अग्निमांद्य भी, मतलब भूख भी न लगने की बहुत के ही पंचकर्म सजेस्ट कर सकते हो।
पंचकर्म में स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए भी जैसे शमन बोल सकते हैं, शोधन नहीं, तो उसमें शिरोधारा का भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको स्ट्रेस रिलीज करना है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं पेशेंट, मतलब वो सोच सोच के इतना वो आगे मतलब थोड़ा सा बिगाड़ ही देते हैं, तो उसमें शिरोधारा जो है उसका अच्छा रिजल्ट आता है। एरोमा थेरेपी मतलब कुछ अलग अलग जो स्मेल है, फ्लावर्स है हमारे आयुर्वेद में, अलग अलग जो फूल है उसका धारण करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि उससे भी एक स्ट्रेस रिलीज होने के लिए आपको हेल्प होती है। घर में भी आप सुगंधित फूल जैसे निशिगंध है या कुछ अगर आप रखोगे तो आपको अच्छा लगता है, तो ये भी एक एरोमा थेरेपी में जाता है। प्रेयर्स, जैसे कि मैंने बोला हम लोग अभी प्रेयर्स में 9 दिन नवरात्रि में प्रेयर्स कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि सबका अलग अलग है। कोई दुर्गा सप्तशती पाठ करेगा, कोई दुर्गा कवच करेगा, कोई राम रक्षा का पाठ करेगा। तो ये प्रेयर्स में, और किसी का धर्म कौन सा प्रेयर बताता है वो उस हिसाब से प्रेयर्स करते। इसका क्या रोल होता है, तो आपको एक पॉजिटिविटी देने का, और एक दैव व्यापाश्रित चिकित्सा जो कि एक अलग विषय है जिसके बारे में बोलना है तो बहुत एक टाइम चाहिए। तो इसके जो कर्मज विकार होते हैं ना, आपके पिछले जन्म के कर्म की वजह से जो कुछ विकार हो रहे, और कैंसर देखो ऐसा नहीं है, मैं बोलती हूँ लाइफ मुझे ही क्यों हो गया, मैंने तो इतना अच्छा सा लाइफस्टाइल रखा था, मैं कुछ खाती भी नहीं थी, मैं कुछ दारू भी पीती नहीं थी, मैं स्मोक भी नहीं करती थी, फिर भी मुझे क्यों हो गया, ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन ये जो है ये कर्मज विकार मतलब पिछले जन्म के कुछ आपने कर्म किए होते हैं, इसलिए आपको इस जन्म में वो हो गए बहुत। इसलिए ये प्रेयर्स का जो काम है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेयर्स या मंत्र जप है ना, कोई भी चिकित्सा है वो आपको आपके जो डॉक्टर है वो कंसल्ट कर सकते हैं। और हर्बल मेडिसिन है, हर बहुत सारे गण हैं जो कि रक्तपाचक, रक्त शोधनीय गण, रक्त प्रसाद गण है ना, और स्तन्य शोधन गण, ये सब गणों का यूज आप कर सकते हैं। कौन सी स्टेज के ऊपर आपके पास पेशेंट आया है उस हिसाब से, उस हिसाब के सिम्टम्स से, उस हिसाब कौन सी धातु उसकी ज्यादा दुष्ट हो गई है वो आप देख के आप कोई भी एक ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब मेरा ये रह गया था एस्ट्रोलॉजी एंड जेम्स, तो मुझे ये बोलना है प्रेयर्स और एस्ट्रोलॉजी जो है एक दूसरे के साथ काम करेगा, है ना। ज्योतिष में बताया है कर्मज विकार, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नाम की एक नई फील्ड है, नई मतलब बहुत पुरानी अपने आचार्य में, लेकिन अभी उसको इंग्लिश नाम दिया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें क्या है कि जो भी आपके कर्मज विकार है पिछले जन्म के कर्म, उसके हिसाब से आपको कोई भी रेमेडी दी जाती है, और ये आयुर्वेद में बताया है ना। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा जो है इसी में आता है, मणि धारण है ना, होम है, बलि देना है, ये सब उसमें अब ठीक है। तो मेनली कैंसर में जो है प्रकृति स्थापनी चिकित्सा, आपके पास पेशेंट आएगी, मैं तो ये देखती हूँ मेरे पास तो कभी भी फर्स्ट स्टेज में या फिर अर्ली में कोई भी पेशेंट नहीं आई। एक पेशेंट आई अभी, उसको 10 साल से एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी और उसके बाद आई। अब उसको क्या करना है, उस हमारा रोल क्या रहता है, उसको मेंटेन करना है ना। जो भी उसकी जैसे उसको भूख लग रही है तो उसका अग्नि जो है वो मेंटेन करना है। भूख लगने का जो सिम्टम है तो भूख लगनी ही चाहिए रोज उसकी। बहुत बार ऐसा होता है आयुर्वेद का रोल जो है हेल्थ मेंटेनेंस का ही रह जाता है, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज में ही पेशेंट आते हैं, सब कुछ करके छोड़ दिया इसलिए हम आपके पास आ गए, ऐसे स्टेज में ही पेशेंट देखे हैं। तो इसमें आपको जो सिम्टम्स है वो आगे जाके ज्यादा ना बढ़े, और पेन है या फिर जलन है, जैसे स्किन में भी जलन होती है, नौशिया है, वो कम कर सकते हो आप। सिम्टोमेटिक जो है मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। और जैसे कि नैष्टि की चिकित्सा भी बताई है चरक ने, नैष्टि की मतलब स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोग जो है शरीर को हो गया ना, आत्मा को तो नहीं हुआ है। तो ये ध्यान में, इसके लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी एकदम से नहीं आती, 1 घंटे में भी नहीं आती, इसके लिए आपको रोज किसी के साथ डिस्कस करना पड़ता है। और रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा कल्प, आप रसायन कोई भी कल्प यूज कर सकते हो। शतावरी भी एक रसायन है, अच्छी आम्ल की रसायन है, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश रसायन, और दुग्ध आहार ये खुद एक रसायन है।
ये बेस्ट काम करता है। दुग्ध जो है ओज वर्धन करने का, है ना, लास्ट स्टेज में केमोथेरेपी होके आ गए पेशेंट, उसमें दुग्धाहार जो है वो अच्छा काम करता है। और रोग नाशनी चिकित्सा, डिसीज का क्योर, है ना, अर्ली स्टेज में आ गया तो आप रोग नाश कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली लंप के साइज से उसका स्प्रेड नहीं है तो वो स्टेज 1 है, उस है। ये था आयुर्वेदिक जो विचार है मेरा उसमें। लेकिन आयुर्वेद के साथ आपको ये मालूम हो गया कि ये तो मालूम है मन के ऊपर आयुर्वेद, मन को ध्यान देना है, तो मन को ध्यान देना है तो एकदम से आप डॉक्टर के पास जाके कैसे मन को ठीक करेगा, है ना। तो खुद को करना है, खुद फैमिली, अब यहाँ पर लेडीज अगर है तो वो लेडीज दूसरों की तरफ, फैमिली की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देती है, लेकिन खुद की तरफ ध्यान देने के लिए थोड़ा सा कंटाई करती है, ऐसे बोल सकते हैं। और ना बहुत बार फैमिली मेंबर्स भी उसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ना ये तो कर लेगी, ये ना ये तो कर ले, लेकिन कभी उसको प्यार से 2 शब्द बोलेंगे तो मैं यहाँ पर अगर कोई जेंट्स है ना, मेल अगर कोई सुन रहे हैं या कोई भी मेरे स्टूडेंट है जो मेल स्टूडेंट है, उनको भी मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो है रोज 2-3 चीजें माँ से, बहन से प्यार से बोल सकते हो, क्योंकि प्यार से जो है मन का अवसाद कम हो जाता है, मन जो है वो पॉजिटिविटी लेके आता है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल कैंसर पेशेंट में या कोई भी, अब माइनर डिसीज में जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो मेजर डिसीजेज है उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सपोर्ट करना है ना। अब मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि फिजिशियन ने क्या बोला, अरे उसको डोज देना है लव का, है ना, कुछ कम पड़ रहा है ना, तो फिर बढ़ाओ, है ना। लव जो है तो फिजिशियन देता है क्या, नहीं, लोग सबको, तो आपको मिलके ही काम करना है ना, सबको मिलके करना है। तो फैमिली या रिश्तेदारों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेजर कॉज है। अब 6-7 महीने से लॉकडाउन है, या फिर बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कितने सारे लोग घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इस वजह से बहुत स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। तो उसके ऊपर आप अगर डिस्कस नहीं करोगे या आपकी प्रॉब्लम क्या है ये आप किसी के साथ, घर के कोई भी मेंबर के साथ नहीं बोलोगे तो उसकी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। और जितना स्ट्रेस आप अकुमुलेट करोगे उतना आपकी टिश्यू है या सेल है उसको रिएक्ट करती रहेगी। इसलिए स्ट्रेस आपको रेगुलर बेसिस पे रिलीज करते ही रहना है। और जो, हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये तो सब आप करोगे फिर भी आपको व्याधि हो गया तो क्या करना है। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि कर्मज जो व्याधि है वो भी एक्सेप्ट करने हैं आपको। एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट, जैसे आप कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होने के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, ये था मेरा कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा सा। जैसे ज्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो इसके लिए अलग से सेशन होता है। तो आपने मेरा मतलब इंटरप्शन होने के बाद भी आपने सुना अच्छे से, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Thank you very much, ma'am. I think now I come to know that why ma'am wrote it down paper presentations like Dhatri, because how motherly she teaches us about CA breast. And today is the 8th day of Navratri, and it is dedicated to Mahadurga, Mahagauri, and Gauri means most beautiful lady. And ma'am is also beautiful, and she teaches us also beautifully the topic of CA breast. And I think ma'am, as ma'am said, that beauty is not just a face, but it's a whole body, and you have to take care from inside also and outside also. So thank you very much, ma'am, for teaching us a nice topic of CA breast in simple language, irrespective of all internet issues. And thank you, listeners. Now we don't have a time to take questions, but do let me know about your questions, and I will follow up. I will take the follow up of all questions. And thank you, ma'am, and Thank you, ma'am. happy Navratri to all. Thank you. Okay, bye, bye. Bye.